हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 2 के बारे में। याद है पार्ट 1 हमने क्या क्या देखा था। हमने जाना था कि फ्रांस में हालात कितने ख़राब थे, सोसाइटी कैसे 3 ई स्टेट्स में बटी हुई थी, थर्ड ई स्टेट पर कितना जुल्म हो रहा था और कैसे फिलोसोफर्स के आइडियाज़ लोगों में नई उम्मीद जगा रहे थे। किंग लुइस 16 टैक्सेस बढ़ाने का प्लान बना रहे थे और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखो, तभी आपको पार्ट 2 का असली मज़ा आएगा। तो अब आगे क्या हुआ? क्या लोगों ने किंग की बात मान ली या शुरू हुआ एक बड़ा हंगामा? चलो देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से रेवोल्यूशन की असली शुरुआत हुई, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब तक तो सिर्फ माहौल बन रहा था, अब असली एक्शन शुरू होगा। दिल थाम के बैठिए। तो सीन शुरू होता है 5 मई 1789 को। किंग लुइस 16 ने ई स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई? सिंपल, नए टैक्सेस को अप्रूव करने के लिए। ये ई स्टेट जनरल क्या था? ये एक पॉलिटिकल असेंबली थी जिसमें तीनों ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ई स्टेट। लेकिन यहाँ भी भेदभाव साफ दिख रहा था। सीटिंग अरेंजमेंट से ही इनइक्वालिटी झलक रही थी। फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट के लोग आराम से कुर्सी पर बैठे थे और बेचारे थर्ड ई स्टेट वालों को पीछे खड़ा रहना पड़ता था। सोचो, बुलाया भी और रिस्पेक्ट भी नहीं। अब देखते हैं कि हर ई स्टेट के कितने लोग आए थे। तो फर्स्ट ई स्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, सेकंड ई स्टेट में भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और थर्ड ई स्टेट में इनके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जो कि इन दोनों से ज़्यादा थे। लेकिन फिर भी ना प्रॉपर सीटिंग मिली, ना उनकी आवाज़ को उतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो गरीब किसान, वर्कर्स और औरतें थीं, उन्हें तो असेंबली में एंटर करने की परमिशन ही नहीं थी। हाँ, उनकी डिमांड्स को थर्ड ई स्टेट के पढ़े लिखे मेंबर्स ने ज़रूर उठाया। अब मीटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? वोटिंग सिस्टम। हर ई स्टेट का सिर्फ एक वोट था, मतलब क्लर्जी का एक वोट, नोबल्स का एक वोट और पूरे थर्ड ई स्टेट का भी सिर्फ एक वोट। अब आप ही सोचो, फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट तो हमेशा मिलकर थर्ड ई स्टेट के खिलाफ वोट करते, तो थर्ड ई स्टेट की बात तो कभी सुनी ही नहीं जाती। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि थर्ड ई स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। तो थर्ड ई स्टेट ने डिमांड रखी कि वन मैन वन वोट होना चाहिए। यह आइडिया उन्हें फिलोसोफर रूसो के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से मिला था, यानी हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट हो। लेकिन किंग ने यह डिमांड मानने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, थर्ड ई स्टेट के मेंबर्स गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। तो किंग की ना सुनकर थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ गए? डेट थी 20 जून 1789। ये सब वर्साइल के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। हाँ, टेनिस कोर्ट, क्योंकि असेंबली हॉल किंग ने बंद करवा दिया था। वहाँ उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी अब हम ही देश के असली रिप्रेजेंटेटिव हैं। और उन्होंने एक ओथ यानी कि कसम ली, जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं। कसम ये थी कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान नहीं बना लेते, वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। इस नेशनल असेंबली को लीड कौन कौन कर रहे थे? तो दो इम्पोर्टेंट लोग थे। पहले थे मिराबू, ये एक नोबल फैमिली से थे, लेकिन थर्ड ई स्टेट का साथ दे रहे थे। दूसरे थे एबेसियस, ये एक प्रीस्ट थे, लेकिन ये भी कॉमन लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे। अब जब नेशनल असेंबली वर्साइल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, तब बाकी फ्रांस में क्या हो रहा था? वहाँ तो हालात और बिगड़ रहे थे। एक तो उस साल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई और खाने की कमी हो गई। ब्रेड के दाम आसमान छूने लगे। लोग लंबी लंबी लाइनों में ब्रेड के लिए खड़े रहते थे। गुस्से में औरतों ने बेकरीज पर धावा बोल दिया। ऊपर से किंग ने पेरिस में अपनी सेना भेज दी, जिससे लोग और भी भड़क गए। उन्हें लगा कि किंग अब उन पर अटैक करने वाला है। और फिर आया वो दिन जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री बदल दी, 14 जुलाई 1789। पेरिस के रेवोल्यूशनरीज को लगा कि किंग की सेना उन पर हमला करने वाली है, तो जवाब में पेरिस की एक बड़ी भीड़ ने बैस्टिल प्रिजन पर हमला करके उसे तोड़ फोड़ दिया। बैस्टिल एक किले जैसा प्रिजन था और किंग के ऑपरेसिव रूल का सिंबल माना जाता था। फन फैक्ट, बैस्टिल को इसलिए नहीं तोड़ा गया था कि वहाँ बहुत सारे कैदी थे। उस टाइम वहाँ सिर्फ 7 ही कैदी थे। प्रोटेस्टर्स वहाँ असल में बंदूक और गोला बारूद यानी कि गन्स एंड एम्यूनेशन कब्जाने गए थे, जो वहाँ स्टोर किए गए थे।
बेस्टिल का टूटना फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। ये किंग की अथॉरिटी के खिलाफ लोगों की जीत थी। इसलिए आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाया जाता है। शहरों में तो ये सब हो रहा था, लेकिन गांव यानी कि कंट्री साइड में क्या माहौल था? वहां भी रेवोल्यूशन की आग फैल चुकी थी। गांव में एक अफवाह आग की तरह फैल गई थी कि जो बड़े जमींदार हैं उन्होंने गुंडों को बुलाया है ताकि वो किसानों की पकी हुई फसलों को बर्बाद कर दें। अब सोचो, किसानों के लिए उनकी फसल ही सब कुछ होती है। इस डर और गुस्से में किसानों ने जिनके पास जो भी हथियार था, जैसे होज यानी कि कुदाल और पिच फोक्स यानी कि त्रिशूल जैसा खेती का औजार उठाया और नोबल्स के चिटॉक्स यानी शाही घर या फिर किला कहो आप उनको, उस पर हमला कर दिया। किसानों ने इन घरों को लूटा, जमा किया हुआ अनाज छीन लिया और सबसे इम्पोर्टेंट उन डॉक्यूमेंट को जला दिया जिनमें उनके कर्जों और ड्यूज का हिसाब था। इस वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट से डरकर बहुत से नोबल्स अपने घर छोड़कर भाग गए। आखिर में किंग लुइस 16 को समझ आ गया कि अब कोई चारा नहीं है। उन्हें नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और ये भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि उनकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड होंगी। जब नेशनल असेंबली को अथॉरिटी मिल गई तो उन्होंने पुराने सिस्टम को खत्म करना शुरू कर दिया। असेंबली ने एक डिक्री यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर पास किया जिससे फ्यूडल सिस्टम यानी जमींदारी प्रथा और वो सारे ऑब्लिगेशन और टैक्सेस खत्म कर दिए गए जो किसानों को सदियों से देने पड़ रहे थे। क्लर्जी के मेंबर्स को भी अपने स्पेशल प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े। टिट्स जो चर्च को फसल का 1/10 हिस्सा देना पड़ता था वो भी खत्म कर दिया गया। चर्च की जो जमीनें थी उन्हें गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। इन सब चेंजेस से गवर्नमेंट के पास कम से कम 2 बिलियन लीवरे की संपत्ति आ गई। नेशनल असेंबली ने अपना काम जारी रखा। 1791 में उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना कंप्लीट कर लिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल क्या था? राजा की शक्तियों को सीमित करना यानी कि लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब सारी पावर किंग के हाथ में नहीं थी। पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। याद है मॉन्टेस्क्यू का आइडिया? लेजिस्लेचर यानी नेशनल असेंबली ये कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव यानी किंग और उसके मिनिस्टर ये कानून को लागू करेंगे, और जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स ये कानून की व्याख्या करेंगे और न्याय करेंगे। इस नए सिस्टम से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब किंग तो रहेगा लेकिन उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिटेड होंगी और उसे इलेक्टेड असेंबली के साथ पावर शेयर करनी पड़ेगी। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम बनाया। कानून बनाने की पावर नेशनल असेंबली को दी गई। लेकिन क्या सब लोग नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए वोट कर सकते थे? नहीं, यहाँ भी एक कैच था। सिर्फ वो आदमी जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे उन्हें ही एक्टिव सिटीजन माना गया और उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। बाकी सभी आदमी और सभी औरतें पैसिव सिटीजन्स क्लासिफाई किए गए और उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। और यही नहीं, असेंबली के मेंबर्स बनने के लिए यानी इलेक्शंस लड़ने के लिए एक आदमी को हाईएस्ट टैक्स पेयर ब्रैकेट में होना जरूरी था। मतलब सिर्फ सबसे अमीर लोग ही पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकते थे। तो ये दिखाता है कि प्रोग्रेस तो हुई थी लेकिन नए सिस्टम में अभी भी काफी भेदभाव मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से हुई, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें कुछ बेसिक राइट्स को इस्टेब्लिश किया गया, जैसे राइट टू लाइफ जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन यानी अपने विचार रखने की आज़ादी, और इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर। ये राइट बाय बर्थ थे यानी ये जन्म से मिलते थे और इन्हें कोई छीन नहीं सकता था। और स्टेट यानी गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि वो हर सिटीजन के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडिया थे उस टाइम के लिए। नए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी फ्रांस में टेंशन कम नहीं हुई। किंग लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था लेकिन वो खुश नहीं था। उसने चुपके से प्रूशिया के राजा से मदद मांगी ताकि वो अपनी पूरी पावर वापस पा सके। देखा, किंग अभी भी बाज नहीं आ रहा था। आसपास के दूसरे देशों के राजा भी फ्रांस में हो रही घटनाओं से चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज उनके देशों में भी ना फैल जाए और उनकी अपनी गद्दी खतरे में ना पड़ जाए। तो उन्होंने फ्रांस में अपनी सेना भेजकर इस रेवोल्यूशन को दबाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया।
इससे पहले कि दूसरे देश फ्रांस पर हमला करते, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पहले कदम उठाया। अप्रैल 1792 में उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। हजारों वॉलंटियर्स पूरे फ्रांस से जोश के साथ आर्मी ज्वाइन करने लगे। वो इस वॉर को सिर्फ देश के बीच की लड़ाई नहीं मान रहे थे, बल्कि ये लोगों की लड़ाई थी यूरोप के राजाओं और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, जो आज़ादी को दबाना चाहते थे। जब ये सोल्जर्स वॉर के लिए मार्च कर रहे थे तो वो एक देशभक्ति गीत गाते थे। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि अब ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। रेवोल्यूशन के इस दौर में पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये ऐसी जगह थी जहां लोग गवर्नमेंट के एक्शंस पर डिस्कस करते थे और अपने आगे के प्लान्स बनाते थे। आप इन्हें आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज या एक्टिविस्ट ग्रुप्स का शुरुआती रूप समझ सकते हैं। इनमें सबसे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल क्लब था जैकोबिन क्लब। इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, औरतें जो शुरू से ही रेवोल्यूशन में एक्टिव थीं, उन्होंने भी अपने राइट्स और कंसर्न पर डिस्कस करने के लिए अपने क्लब्स बनाए। तो ये जैकोबिन क्लब क्या था और कौन थे इसके मेंबर? इसके मेंबर ज़्यादातर सोसाइटी के कम अमीर तबके से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, आर्टिसंस जैसे जूते बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर्स, पेंटर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स शामिल थे, यानी कि आम लोग। इनका लीडर था एक बहुत ही रेडिकल और इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस नाम को याद रखना, आगे इनका बड़ा रोल आने वाला है। जैकोबिन्स ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए एक खास तरह की ड्रेस भी अपनाई। उन्होंने लंबी स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहननी शुरू की, जबकि उस टाइम अमीर लोग घुटनों तक ही ब्रीचेस यानी शॉर्ट पैंट्स पहनते थे। ये उनका अमीर लोगों से खुद को अलग दिखाने का और कॉमन वर्किंग पीपल के साथ जुड़ने का एक तरीका था। इसलिए उन्हें सैंस क्लॉड्स भी कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रेसेस। सैंस क्लॉड्स आदमी एक लाल टोपी यानी कि रेड कैप भी पहनते थे, जो लिबर्टी यानी कि आज़ादी का सिंबल थी। लेकिन औरतों को ये लाल टोपी पहनने की परमिशन नहीं थी। अब 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पेरिस के बहुत से लोगों को जो खाने की कमी और महंगाई से परेशान थे, इकट्ठा करके एक इंसरेक्शन यानी कि हिंसक विद्रोह ऑर्गेनाइज किया। 10 अगस्त की सुबह हथियारबंद पेरिशियंस ने पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज पर हमला कर दिया, जहां रॉयल फैमिली रह रही थी, और किंग को हॉस्टेज बना दिया। इस घटना के बाद असेंबली ने रॉयल फैमिली को कैद करने का वोट किया। नए इलेक्शन करवाए गए और इस बार एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। 21 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी आदमियों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वोट देने का अधिकार मिला। ये डेमोक्रेसी की तरफ एक बड़ा कदम था। फ्रांस जो लड़ाइयाँ लड़ रहा था, उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा था और लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत से आदमी तो बॉर्डर पर लड़ रहे थे, इसलिए घर चलाने और परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी औरतों पर आ गई थी। बहुत से लोग, खासकर गरीब तबके के लोग, अब ये मानने लगे थे कि रेवोल्यूशन को और आगे ले जाने की जरूरत है। उन्हें लगता था कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी असली पावर सिर्फ अमीर लोगों को ही देता है। वो एक ज्यादा बराबरी वाला यानी कि इक्वल और इंक्लूसिव सोसाइटी चाहते थे। 21 सितंबर 1792 को नई इलेक्टेड असेंबली, जिसे कन्वेंशन कहा गया, उसने एक बहुत ही बड़ा और रेडिकल स्टेप लिया। उन्होंने मोनार्की यानी राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां स्टेट का हेड कोई राजा या रानी नहीं होता, बल्कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है और पावर लोगों के हाथ में होती है। और फिर आया 21 जनवरी 1793। इस दिन किंग लुइस 16 पर देशद्रोह यानी कि ट्रेजन का मुकदमा चलाया गया। उन्हें गिल्टी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें पेरिस के पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड में सरेआम गुलेटिन से मार दिया गया। उनकी वाइफ क्वीन मैरी एंटोनिएट का भी कुछ टाइम बाद यही हाल हुआ। किंग की मौत फ्रांस में सदियों से चली आ रही मोनार्की का एक डेमोक्रेटिक एंड था। एक फन फैक्ट, 18वीं सेंचुरी फ्रांस में एग्जीक्यूशन के लिए गुलेटिन का इस्तेमाल होता था। इसे मारने का एक समानता का प्रतीक और ह्यूमेन तरीका माना जाता था। अजीब है ना? लेकिन उनका मानना था कि इससे सबको एक जैसी सजा मिलती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और मौत जल्दी और कम तकलीफदेह होती है। किंग के मरने के बाद फ्रांस में शांति नहीं आई।
1793 से 1794 तक का टाइम रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का शासन के नाम से जाना जाता है। इस टाइम रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट में बहुत पावरफुल हो गया था, उसने बहुत ही सख्त कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई। वो हर उस व्यक्ति को रिपब्लिक का दुश्मन मानता था जो उसके विचारों से सहमत नहीं था। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, जेल में डाला जाता था और फिर एक स्पेशल रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उन पर मुकदमा चलाया जाता था। अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाता था तो उन्हें गिलेटिन से मार दिया जाता था। हजारों लोगों को, जिनमें वो पुराने रेवोल्यूशनरीज भी शामिल थे जिन पर रॉबेस्पियर को शक था, इस दौरान मारे गए। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने सख्त इकोनॉमिक कंट्रोल भी लागू किया। वेजेस और जरूरी चीजों के प्राइस पर मैक्सिमम सीलिंग लगा दी गई। मीट और ब्रेड की राशनिंग शुरू की गई ताकि सबको बराबर मिल सके। किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना अनाज शहरों में लाकर गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए दामों पर बेचें। यहाँ तक कि लोग कौन सी ब्रेड खाएंगे ये भी कंट्रोल किया गया। महंगा सफेद आटा यानी कि व्हाइट फ्लोर बैन कर दिया गया और सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी ब्रेड खाना जरूरी था जो होल व्हीट से बनती थी। हर चीज में इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि बोलचाल में भी। इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए और क्या क्या किया गया, तो ट्रेडिशनल टाइटल्स जैसे मॉन्सूर यानी कि सर और मैडम यानी कि मैडम की जगह अब सभी फ्रेंच मर्दों और औरतों को सिटोयन यानी सिटीजन कहकर बुलाया जाने लगा। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग को गवर्नमेंट यूज के लिए दे दिया गया। रॉबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को लेकर इतना रूथलेस यानी कि क्रूर हो गया था कि उसके अपने सपोर्टर्स भी अब मानने लगे थे कि वो बहुत आगे निकल गया है और उन्होंने मॉडरेशन की मांग करनी शुरू कर दी। आखिरकार जुलाई 1794 में उसे कोर्ट ने दोषी ठहराया, अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन गुलेटिन पर भेज दिया गया और इसी के साथ रेन ऑफ टेरर का भी अंत हुआ। रॉबेस्पियर और जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद अमीर मिडिल क्लास ने पावर पर कब्जा कर लिया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसने एक बार फिर नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन यानी कि जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जो कानून बनाती थी। ये काउंसिल फिर एक डायरेक्टरी अपॉइंट करती थी जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। लेकिन डायरेक्टरी पॉलिटिकल रूप से अनस्टेबल साबित हुई और उसे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इसी अनस्टेबिलिटी ने एक मिलिट्री लीडर जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था उसको पावर में आने का मौका दिया। फ्रांस ने रेवोल्यूशन के दौरान बहुत से अलग अलग तरह के गवर्नमेंट देखे, लेकिन कुछ आइडियल्स हमेशा पावरफुल और इंस्पायरिंग बने रहे, जैसे कि आज़ादी यानी फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के सामने बराबरी और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा या एकता। ये आइडियल्स ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि अगले सेंचुरीज में पूरे यूरोप में पॉलिटिकल मूवमेंट को मोटिवेट करते रहे और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की लड़ाई को शेप करते रहे। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने रेवोल्यूशन में मर्दों की रोल की बात की, लेकिन या औरतों का भी कोई रेवोल्यूशन हुआ? क्या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? चलो देखते हैं। तो रेवोल्यूशन की शुरुआत से ही औरतों ने उन घटनाओं में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जिन्होंने फ्रेंच सोसाइटी में बड़े बदलाव लाए। उन्होंने मार्च किए, प्रोटेस्ट किए और अपने ग्रुप बनाए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके इन्वॉल्वमेंट से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट उनकी जिंदगी बेहतर बनाने और उन्हें ज्यादा राइट देने के लिए कदम उठाएगी। थर्ड स्टेज की ज्यादातर औरतों को अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता था। वो अक्सर सीमस्ट्रेसेस यानी दर्जी का काम, लॉन्ड्रेसेस यानी धोबी का काम या मार्केट में सामान बेचने का काम करती थी। मेजॉरिटी औरतों के पास एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं था और अगर वो काम करती भी थी तो उनकी वेजेस यानी कि तनख्वाह मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होती थी। सेम काम के लिए भी औरतों को इस बात से बहुत निराशा हुई कि नए कॉन्स्टिट्यूशन और कानून अक्सर उन्हें पैसिव सिटीजन क्लासिफाई करते थे और उन्हें मर्दों के बराबर पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते थे। अपनी परेशानियों पर डिस्कस करने और अपनी आवाज उठाने के लिए औरतों ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर शुरू किए। फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 60 वुमेन्स क्लब बन गए। इनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे ज्यादा फेमस और इन्फ्लुएंशियल रहा। इन वुमेन्स क्लब की एक मेन डिमांड ये थी कि औरतों को भी मर्दों के बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए।
उन्होंने स्पेसिफिकली वोट देने का अधिकार, असेंबली में चुने जाने का अधिकार और पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार मांगा। वो बराबरी चाहती थी। रेवोल्यूशन के शुरुआती सालों में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे औरतों की जिंदगी में सुधार आया। स्टेट रन स्कूल्स बनाए गए और सभी लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई। ये फीमेल एजुकेशन के लिए एक बड़ा कदम था। शादी को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, मतलब ये मर्जी से होनी चाहिए और कानून के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। शादी को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, मतलब ये मर्जी से होनी चाहिए और कानून के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। अब लड़कियों को उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया और औरत और मर्द दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। औरतों को जॉब्स के लिए ट्रेन करने, आर्टिस्ट बनने और छोटे बिजनेस चलाने का अधिकार मिला। तो कुछ अच्छे बदलाव जरूर आए। शुरुआती प्रोग्रेस के बावजूद औरतों का बराबर पॉलिटिकल राइट्स के लिए संघर्ष जारी रहा। रेन ऑफ टेरर के दौरान नई रेडिकल गवर्नमेंट ने उल्टा वुमेन्स क्लब को बंद करने और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन करने के काम किए। बहुत सी प्रोमिनेंट औरतें जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रही थी, उन्हें अरेस्ट किया गया और कुछ को तो मार भी दिया गया। लेकिन इन सेटबैक्स के बाद भी वोट के अधिकार और इक्वल वेजेस के लिए औरतों ने मूवमेंट्स अगले 200 साल तक दुनिया के कई देशों में चलते रहे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच औरतों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पायरिंग मेमोरी बन रही थी, जो इक्वलिटी के लिए लड़ रही थी। और फाइनली 1946 में जाकर फ्रांस में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। सोचो कितना लंबा संघर्ष, ये उनके लगातार स्ट्रगल का ही नतीजा था। तो दोस्तों, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। हमने देखा कि कैसे रेवोल्यूशन शुरू हुआ, बेस्टिल का गिरना, मोनार्की का खत्म, रेन ऑफ टेरर और औरतों का स्ट्रगल। कितना कुछ हो गया ना फ्रांस में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होगी और फ्रांस एक नए दौर में जाएगा। वो हम देखेंगे तीसरे पार्ट में। तो कैसा लगा आपको सेकंड पार्ट? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए कीप लर्निंग।